नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में आयोजित गजा शांति सम्मेलन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ की। ट्रंप ने उन्हें मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा और पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, जो ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बताते रहे हैं, अब इस बयान पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की हक डिप्लोमेसी यानी गले लगाने की कूटनीति नाकाम हो चुकी है और ट्रंप की यह टिप्पणी भारत की कूटनीतिक साख के लिए झटका है। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने जून 2025 में व्हाइट हाउस में मुनीर को निजी लंच पर बुलाया था और भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का श्रेय खुद को दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्रंप की पाकिस्तानी सैन्यवाद को मान्यता देने वाली नीति से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ रहा है। पार्टी ने मोदी सरकार से मांग की है कि वह इस पर स्पष्ट रुख अपनाए और ट्रंप की पाकिस्तान प्रशंसा का कड़ा विरोध करे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ गया है। दोनों पार्टियां सीटों की संख्या पर अड़ी हुई हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक बिना नतीजे के खत्म हो गई। कांग्रेस 61 से 63 सीटों की मांग कर रही है और अपनी पारंपरिक सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी ने कुछ सीटें देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पटना में लालू प्रसाद यादव ने कुछ आरजेडी नेताओं को पार्टी सिंबल यानी टिकट बांटे, लेकिन तेजस्वी के लौटते ही ये सिंबल वापस ले लिए गए। कांग्रेस ने इस कदम पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को बेहतर सीट शेयरिंग बातचीत करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि खड़गे ने राज्य नेताओं से मंगलवार तक विवाद सुलझाने को कहा है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थी, जबकि आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। भाजपा ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 71 सीटों पर नाम घोषित किए गए। निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर और विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के तहत भाजपा और जेडीयू 101 और 101 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह पहली बार है जब नीतीश कुमार की जेडीयू भाजपा से अधिक सीटों पर नहीं लड़ रही है। 2020 में भाजपा ने 110 और जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि बिहार फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार है। बिहार के भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सांसद पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में उनकी राय नहीं ली गई, जबकि वे क्षेत्र के सांसद हैं। मंडल ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संसद पद से त्याग पत्र देने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि सलाह न लिए जाने के कारण सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इससे पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने टिकट न मिलने की नाराजगी जताते हुए नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। शर्जील इमाम ने मंगलवार को कड़कड़डूमा अदालत में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दायर अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने अदालत को बताया कि उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अंतरिम जमानत के लिए वही उचित मंच है। अदालत ने वकील से इस बारे में औपचारिक आवेदन देने को कहा। शर्जील इमाम ने बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 15 से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। वे जनवरी 2020 से जेल में है, जब सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अन्य मामलों में जमानत मिलने के बावजूद वे अब भी दिल्ली दंगा साजिश मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तेलंगाना सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण 42% करने वाले 2 सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी गई थी। राज्य ने 13 अक्टूबर को दायर अपनी याचिका में कहा कि यह आरक्षण जनता की इच्छा पर आधारित है और 50% सीमा कोई संवैधानिक बाधा नहीं, बल्कि केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। सरकार ने दलील दी कि असाधारण परिस्थितियों में यह सीमा पार की जा सकती है। तेलंगाना ने दावा किया कि उसने ट्रिपल टेस्ट पूरा किया है और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह तय किया गया कि राज्य की 56.33% आबादी पिछड़े वर्गों की है। इसी आधार पर 42% कोटा प्रस्तावित किया गया।
इस सिफारिश को लेकर विधानसभा ने मार्च 2025 में विधेयक पारित किया था, जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था। स्थानीय निकाय चुनाव 23 और 27 अक्टूबर को होने वाले हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार 14 अक्टूबर को घोषणा की कि कंपनी भारत में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हब आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित करेगी। इसके लिए गूगल अगले 5 साल में $15 अरब यानी करीब 1331.85 अरब रुपए का निवेश करेगा। पिचाई ने बताया कि उन्होंने इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। यह एआई हब देश में तकनीकी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस केंद्र में गीगावाट स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता, नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़ा ऊर्जा ढांचा शामिल होगा। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने बताया कि यह हब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, ऊर्जा संसाधन और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को जोड़ेगा। यह गूगल का भारत में पहला एआई केंद्र होगा, जिसमें भारतीय एआई इंजीनियरों को भी अवसर दिए जाएंगे। गूगल पिछले 21 वर्षों से भारत में काम कर रही है और इसके साथ 14,000 से अधिक भारतीय जुड़े हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। वाई पूरन कुमार ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी का यह दौरा दिवंगत अधिकारी के परिवार को सांत्वना देने के लिए था। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर कहा कि वाई पूरन कुमार ने हाल ही में जातिगत उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का प्रमाण है कि वंचित वर्ग आज तेजी से उम्मीद खो रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी और मनुवादी विचारधारा ने समाज में इस हद तक जहर खोल दिया है कि मानवता दम तोड़ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार जी के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा। इस कारण परिवार के साथ ही पूरन जी की बेटियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार जी का करियर खत्म करने और उन्हें अपमानित करने के लिए कई अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हो, सक्षम हो, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है। हमें ये स्वीकार नहीं है। नेता विपक्ष के नाते मेरा देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि आपने पूरन कुमार जी की दोनों बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर डाले जा रहे दबाव को हटाइए। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा में गतिरोध बना हुआ है। इसके कारण अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द हो गया। दरअसल पीएम मोदी सोनीपत में जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे और राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर कई नई पहल की घोषणा करने वाले थे। हरियाणा में बिहार के प्रवासी भारी तादाद में रहते हैं। इस कार्यक्रम को उससे जोड़कर तैयार किया गया था। हालांकि पीएम मोदी का 17 अक्टूबर का कार्यक्रम रद्द होने की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन भाजपा सूत्रों ने स्वीकार किया कि वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद की स्थिति प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सही नहीं थी। हरियाणा सरकार ने अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। इससे पहले रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया का तबादला किया जा चुका है। यह कदम वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया। आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी 9 पन्नों की फाइनल नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी बिजरनिया और कई आईएएस व आईपीएस अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल के एएसआई संदीप कुमार लाठर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। संदीप कुमार उस जांच का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के कर्मचारियों से जबरन वसूली के आरोपों की पड़ताल हो रही थी। पुलिस ने बताया कि लाढ़ौद गांव स्थित उनके फार्म हाउस से एक पिस्तौल और सुसाइड नोट बरामद हुआ। संदीप ने नोट और 6 मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने पूरन कुमार पर व्यापक भ्रष्टाचार, फाइलें रोकना, शिकायतकर्ताओं से पैसे वसूलना और महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने दावा किया कि आईपीएस अधिकारी ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जातिगत मुद्दों का सहारा लिया और उनका डर था कि उनके कुकृत्यों का पर्दाफाश होगा। उन्होंने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की संपत्ति की भी जांच की मांग की। संदीप ने कहा कि वे सत्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ईमानदारी से खड़ा होकर देश को जागृत किया। इस घटना ने हरियाणा पुलिस
और प्रशासन में गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.